नमस्कार, मैं संजय कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव से। आज का मेरा लेक्चर एमकॉम के अनिवार्य प्रश्न पत्र बिजनेस लॉ से रिलेटेड है और उसके चतुर्थ यूनिट से रिलेटेड है और जिसका टॉपिक है उल्लंघन एवं दंड। तो इसके पहले मैं फेमा से संबंधित आपको उसका इंट्रोडक्शन, फिर दूसरे वीडियो में उद्देश्य, तीसरे वीडियो में विशेषताएं, फिर चौथे वीडियो में भी मैं फेमा से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया, पांचवी वीडियो में उससे संबंधित ऑथोराइज्ड जो पर्सन है, अधिकृत व्यक्ति है, उसके संबंध में बताया और इसी क्रम में आज मेरा छठवां वीडियो उल्लंघन एवं दंड से संबंधित है। ये उल्लंघन एवं दंड जो है वो फेमा से संबंधित है। फेमा मतलब विदेशी विनिमय का नियमन एवं प्रबंधन से रिलेटेड है कहने का मतलब। तो आइए देखते हैं इस अधिनियम में फेमा से संबंधित क्या क्या उल्लंघन एवं दंड का प्रावधान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तीन भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है अपराध सिद्ध होने पर, इसमें धारा 13 लागू होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो उल्लंघन एवं दंड का प्रावधान है वो धारा 13 से 15 में ही वर्णित है। अर्थात इसके तीन प्रावधान हैं, मैं जैसे अभी बोल रहा था, उसमें धारा 13, धारा 14, धारा 15। तो इन तीनों ही धाराओं में उल्लंघन एवं दंड के बारे में वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला अपराध सिद्ध होने पर, इसमें धारा 13 लागू होता है। अपराध सिद्ध होने पर क्या क्या उनको सजा हो सकती है इसके संबंध में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक दंड का भागी होना। तो यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी प्रावधान का, नियम का, नियमन का या कोई अधिसूचना, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन करता है अथवा किसी शर्तों का उल्लंघन करता है जो फेमा अधिनियम से रिलेटेड है, तो वह ऐसे उल्लंघन में मात्रात्मक धनराशि, मतलब उसमें जो उल्लेखित धनराशि है उसके 3 गुने तक के अर्थदंड का भागी हो सकता है। और यदि मात्रात्मक धनराशि का उल्लेख न किया गया हो तो फिर 2 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड उसको देना पड़ेगा या आर्थिक दंड का भागी वो हो सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहता है, उल्लंघन को सुधारता नहीं है, मतलब अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाता, उल्लंघन जारी रहता है, तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से उसको और अतिरिक्त आर्थिक दंड देना होगा। तो ये इस प्रावधान में धारा 13 में वर्णित है कि उसको आर्थिक दंड का भागी बनना पड़ेगा। दूसरा है मुद्रा प्रतिभूति या संपत्तियों को जब्त। तो ये भी धारा 13 के अंतर्गत ही आता है। यदि अधिनिर्णयन सत्ता इस उपधारा 1 के अंतर्गत किए गए उल्लंघन की दशा में आवश्यक समझे तो उपरोक्त आर्थिक दंड के अतिरिक्त अगर ऐसा लगता है कि उसका अपराध बड़ा है तो दोषी व्यक्ति की मुद्रा, प्रतिभूति अथवा अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दे सकता है। वह ऐसी विदेशी विनिमय को भारत में लाने का भी आदेश दे सकता है जो इससे संबंधित है और जो पूरी तरह से आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो वो मुद्रा को भारत में लाने का या जो भी वस्तुएं हैं उनको भारत में लाने का आदेश भी दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, मुख्य धारा दूसरा, अभिनिर्णयन सत्ता के आदेशों को लागू किया जाना। इसमें धारा 14 लागू होता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी अभिनिर्णयन सत्ता है या अभिनिर्णयन अधिकारी है वो जो भी आदेश जारी करता है उसका पालन कैसे होता है, यह धारा 14 में वर्णित है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं फर्स्ट, नागरिक कारावास का
भागी होना। तो इस प्रकार से जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस प्रकार से क्रम दिया गया है। तो ये सारे क्रम को धाराओं में बांटा गया है। जैसे इसमें धारा 14 लागू होता है, तो ये पहला है तो इसमें धारा 14 एक, ये दूसरा है तो धारा 14 दो, इसी प्रकार तीसरा है तो धारा 14 तीन, इस प्रकार से ऐसे टोटल धारा बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागरिक कारावास का भागी होना। तो नागरिक कारावास का भागी होने का मतलब ये है कि यदि दोषी व्यक्ति उपरोक्त आर्थिक दंड की राशि का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहता है, मतलब जो भी आर्थिक दंड लगाया गया है उस राशि को वो नहीं चुका पाता, तो धारा 13 के अंतर्गत 90 दिन तक का उसको नागरिक कारावास की सजा हो सकती है। मतलब 90 दिन की उसको कारावास की सजा हो सकती है। और ये जो तिथि है, इसकी अवधि जो है, जैसे उसको 2 लाख रुपये तक का अर्थदंड देने के लिए समय दिया गया था, उस समय में वो राशि जमा नहीं करता है तो उसके तुरंत बाद से ही वो अवधि शुरू हो जाता है और उस अवधि से 90 दिन तक का उसको सजा हो सकती है। फिर दूसरा है गिरफ्तार होने एवं नागरिक न्यायालय में रोके जाने के आदेश की शर्तें। तो गिरफ्तार होने एवं नागरिक न्यायालय में रोके जाने के आदेश की शर्तें, इसमें धारा 14(2) लागू होता है। तो इसके अंतर्गत बाकीदार को गिरफ्तार करने एवं नागरिक न्यायालय में रोके जाने का आदेश तब तक निर्गमित नहीं किया जाएगा जब तक कि अभिनिर्णयन अधिकारी बाकीदार को नियत तिथि को उपस्थित होने की सूचना न दे दे। और इस सूचना में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि क्यों ना बाकीदार को नागरिक न्यायालय में भेज दिया जाए, किंतु अभिनिर्णयन अधिकारी को इसमें 2 बातों की संतुष्टि होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी इस प्रकार का कोई आदेश जारी किया जाता है तो सामने वाले को अपने पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। उनको यह जरूर कहना चाहिए कि क्यों ना आपको नागरिक न्यायालय में भेज दिया जाए। किंतु 2 बातों का इसमें ध्यान रखना है। पहला ये कि बाकीदार मतलब हम डिफाल्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में, बाकीदार ने अभिनिर्णयन अधिकारी द्वारा सूचना के निर्गमन के पश्चात वसूली में रुकावट उत्पन्न करने के उद्देश्य से बेईमानी से अपनी संपत्ति के किसी हिस्से को हस्तांतरित किया हो या छिपा लिया हो अथवा हटा लिया हो, तो फिर ऐसी दशा में उसको गिरफ्तार करने के लिए नागरिक न्यायालय में रोके जाने का आदेश दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि कई ऐसे लोग भी रहते हैं जो बेईमानी के उद्देश्य से अपनी किसी संपत्ति को किसी दूसरे के नाम में रख देते हैं या छिपा लेते हैं या वहां से हटा लेते हैं, तो फिर ऐसी दशा में ये दूसरा प्रावधान जो है वो लागू होता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो दूसरा मैं बता रहा था कि बाकीदार ने अभिनिर्णयन अधिकारी द्वारा सूचना के निर्गमन के पश्चात मान लो धनराशि को भुगतान करने से इनकार कर दिया हो, तब भी ये दूसरा शर्त जो है वो लागू हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा, गिरफ्तारी का वारंट जारी। तो गिरफ्तारी का वारंट जारी, अगर अभिनिर्णयन अधिकारी को शपथ पत्र या अन्य प्रकार से ऐसा लगता है कि ये डिफाल्टर जो है उसके भागने की संभावना है या वो अपनी स्थानीय सीमा को छोड़ के जा सकता है, दूसरे राज्य जा सकता है, मतलब जो जिस सीमा के अंतर्गत वो आता है उस सीमा को छोड़ के जा सकता है, तो उस बाकीदार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जा सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं चौथा, सूचना के पश्चात उपस्थित न होने पर गिरफ्तारी का वारंट। कभी कभी होता क्या है कि बाकीदार को सूचना दी जाती है अभिनिर्णयन अधिकारी द्वारा, उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, पर वो समय पर उपस्थित होता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है और वो जहां भी होगा उसको अभिनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। पांचवा है अन्य अभिनिर्णयन अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के वारंट को क्रियान्वयन।
एक अभिनिर्णयन अधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी के वारंट का क्रियान्वयन दूसरे अभिनिर्णयन अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु ये तब किया जाएगा जब बाकीदार उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा में रहता हो। कभी कभी होता क्या है, रहने वाला व्यक्ति कहीं बाहर का रहता है परंतु केस उसका दूसरी जगह चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक अभिनिर्णयन अधिकारी ने जो आदेश दिया है उसका क्रियान्वयन वहाँ वो जिस सीमा में रहता है वहाँ के अभिनिर्णयन अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं छठवां, अभिनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थिति। तो इस संबंध में नियम है कि जो बाकीदार है, जो डिफाल्टर है, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर अभिनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसमें एक बात ध्यान देना पड़ता है कि वो जो 24 घंटे की जो अवधि है उसमें यात्रा व्यय में जो समय लगता है उसको नहीं काउंट किया जाता, नहीं गिना जाता है। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यदि बाकीदार या डिफाल्टर जो बकाया राशि है उसको या और गिरफ्तारी में हुए व्ययों का गिरफ्तार करने से पूर्व जो गिरफ्तार करने के लिए गए हैं उस अधिकारी को भुगतान कर देता है तो फिर उसे मुक्त भी किया जा सकता है। मतलब वो अगर राशि जमा कर देता है जो बकाया है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के समक्ष तुरंत जमा कर देगा और उससे संबंधित जो व्यय किए हैं उसको जमा कर देगा तो फिर उसको फ्री कर दिया जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं सातवां, बाकीदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना। धारा 14(7) लागू होता है। बाकीदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना कहने का मतलब यह है कि किसी के खिलाफ भी एक पक्षी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। जो बाकीदार है, डिफाल्टर है, उनको अपना पक्ष रखने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिए। ये धारा 14(7) में वर्णित है। हो सकता है उसको गलती से पकड़ लिया गया हो या गलती से उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया हो तो उनको कम से कम सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, उसके बाद ही आगे का निर्णय करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं आठवां है, प्रतिभूति दिए जाने पर मुक्ति दिया जाना। प्रतिभूति कहने का मतलब ये है जमानत, जिसको हम बोलते हैं, जमानत को भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जांच की कार्यवाही का निष्कर्ष निकलने तक यदि अभिनिर्णयन अधिकारी उचित समझे तो जमानत पर बाकीदार को छोड़ सकता है, परंतु उसके लिए शर्त है कि आवश्यकता पड़ने पर बाकीदार जो है वो अभिनिर्णयन अधिकारी के समक्ष पुनः उपस्थित हो जाएगा। यदि वो इस शर्त का पालन करने के लिए तैयार है तो फिर उसको जमानत पर छोड़ा जा सकता है, परंतु अगर वो आनाकानी करता है या ऐसा लगता है कि वो वापस उपस्थित नहीं हो पाएगा तो फिर ऐसी दशा में उसको नहीं छोड़ा जाएगा। वैसे तो जमानत पे छोड़ने का प्रावधान है। इसके बाद हम देखते हैं नौवां है जांच का निष्कर्ष निकलने पर गिरफ्तारी। तो जांच का निष्कर्ष निकलने पर अभिनिर्णयन अधिकारी बाकीदार को नागरिक न्यायालय में रोके जाने का आदेश दे सकता है। यदि बाकीदार को मुक्त कर दिया गया हो तो फिर उसे पुनः गिरफ्तार करने का आदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 9वां पॉइंट ये कहता है जांच का निष्कर्ष निकलने पर गिरफ्तारी। मतलब अगर उसको पहले से गिरफ्तार कर लिया गया है, निष्कर्ष आ गया है और उस अपराध सिद्ध हो गया है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर गिरफ्तार नहीं किए हैं तो, और यदि पहले से ही गिरफ्तार किए हैं तो उसको रोके जाने का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 10वां है बाकीदार की मुक्ति। तो यदि उपधारा 9 के अधीन अभिनिर्णयन अधिकारी बाकीदार को रोके जाने का आदेश नहीं देता है तो बाकीदार की गिरफ्तारी की दशा में उसे मुक्त करने का आदेश दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसको रोकने का आदेश अभिनिर्णयन अधिकारी देता ही नहीं है तो फिर उसको मुक्त कर दिया जाएगा। 11वां है गिरफ्तारी की अवधि। अवधि को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि गिरफ्तारी की अवधि क्या होगी। इसके अंतर्गत 2 नियम हैं। पहला, यदि प्रमाण पत्र में 3 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ रुपये से अधिक की मांग हो, और दूसरा, अन्य मामलों में
6 महीने में 1 करोड़ रुपये से अधिक की मांग हो तो फिर बाकीदार को रोका जा सकता है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 3 वर्ष में 1 करोड़ या फिर अन्य कोई मामला है 6 महीने में ही 1 करोड़ रुपये की मांग हो तो बाकीदार को आवश्यक रूप से रोका जाएगा, किंतु उपरोक्त धनराशि का भुगतान करने पर बाकीदार को मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब तब तक रोका जा सकता है जब तक उसने राशि का भुगतान नहीं किया हो। इसके बाद हम देखते हैं 12, बाकीदार को रोके जाने से मुक्ति मिलने पर। इस धारा के अंतर्गत यदि बाकीदार को रोके जाने से मुक्ति मिल जाती है तो भी उसे बकाया राशि का भुगतान करना ही होगा। उसे बकाया राशि के भुगतान से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको केवल रोके जाने से मुक्ति मिली है, न कि बकाया राशि के भुगतान करने से। तो उनको बकाया राशि का भुगतान करना ही होगा। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि उसे पुनः गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 13, रोकने के आदेश का निष्पादन। तो भारतीय दंड संहिता 1973 के अंतर्गत रोके जाने के आदेश का निष्पादन या पालन पूरे भारत में किसी भी स्थान पर हो सकता है। मतलब इस आदेश का पालन जो है वो भारतीय दंड संहिता 1973 के अंतर्गत पूरे भारत में लागू होगा, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि 13 से 14 के अंतर्गत ही है उल्लंघन एवं दंड का प्रावधान। इसका लास्ट प्रावधान धारा 15 ये कहता है उल्लंघन की दशा में सुलह किए जाने का अधिकार। उल्लंघन की दशा में सुलह किए जाने का अधिकार। तो इस अधिनियम की धारा जो धारा 13 है के अंतर्गत अगर उसने कोई उल्लंघन किया है तो फिर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 180 दिन के भीतर या 180 दिन के अंदर प्रवर्तन निदेशक अथवा प्रवर्तक निदेशालय के किसी अन्य अधिकारी एवं केंद्रीय सरकार की ओर से अधिकृत रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी निर्धारित ढंग से सुलह कराने का भी अधिकार रखता है, या उस व्यक्ति से अगर सुलह करने की संभावना है तो फिर सुलह किया जा सकता है, परंतु अधिनियम के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से फेमा अधिनियम में धारा 13 से 15 तक उल्लंघन एवं दंड का प्रावधान दिया गया है। यदि उसने विदेशी विनिमय से संबंधित कोई अपराध किए हैं तो फिर इसके संबंध में ये 3 प्रावधानों के अंतर्गत बाकीदार को या डिफाल्टर को सजा हो सकती है, नागरिक कारावास की सजा हो सकती है, आर्थिक दंड का भागीदार बनना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये जो अधिनियम है वो इसकी व्याख्या करता है। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।